यह ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं मुझे? क्या आज से पहले आपने कोई सुंदर लड़की नहीं देखी? दुल्हन बनी आराध्या के ये शब्द सुनकर अभिमन्यु हल्के से मुस्कुरा दिया और हंसते हुए बोला, अरे पागल लड़की, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी हो। अगर तुम्हें नहीं देखूंगा तो फिर किसे देखूंगा? तुम्हें इस दुल्हन के रूप में देखकर मेरे दिल में कितने जज्बात उठ रहे हैं। अगर तुम जान लो तो शायद शर्म से नजरें झुका लो। मैंने अपनी शादी की पहली रात को लेकर बहुत से सपने देखे हैं, इसलिए प्लीज अब रोना धोना बंद कर दो। मैं चाहता हूँ कि ये रात हमारी जिंदगी की सबसे यादगार रात बन जाए। अभिमन्यु ये कहते हुए जैसे ही उसके करीब आने लगा तो आराध्या ने झट से उसका हाथ परे करते हुए मासूमियत से कहा, ओह हेलो, इसका क्या मतलब है? आप इस रात को कैसे यादगार बनाना चाहते हैं? मम्मी तो बस इतना कह रही थी कि जब पति कमरे में आएगा तो तुम्हारी तारीफ करेगा और फिर कमरे की लाइट बंद हो जाएगी। उसके बाद शोर मत मचाना, बल्कि पति जो भी करे उसे चुपचाप होने देना। लेकिन आप बताइए कि आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं? आराध्या की भोली भाली और अनजान बातें सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था कि ये लड़की रिश्तों की असल सच्चाई से कितनी अनजान है। अगले ही पल उसने आराध्या को अपनी बाहों में भर लिया, मगर आराध्या को शादी के बाद के इस रिश्ते के बारे में कुछ भी समझ नहीं थी। वह घबरा गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अभिमन्यु उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। उसे लगता था कि अगर आज वह अपनी पत्नी से दूरी बना लेगा तो कल घर वालों को क्या जवाब देगा। इसी बेचैनी और अधीरता में वह अपनी नई नवेली दुल्हन के करीब आता चला गया, जबकि आराध्या डर और घबराहट से कांप रही थी, क्योंकि उसे अभी तक ये भी ठीक से समझ नहीं था कि शादी का असली मतलब क्या होता है। दरअसल कुछ दिन पहले की ही बात थी, जब 18 साल की आराध्या रो रो कर अपनी माँ से कह रही थी, मम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी। आखिर इतनी जल्दी किस बात की है? मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर, मगर पिछले एक हफ्ते से उसका विरोध उसकी माँ के दिल को जरा भी नहीं पिघला पा रहा था। सरोज जी अलमारी में कपड़े रखते हुए बार बार अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रही थी। जब उन्होंने फिर से आराध्या की आंखों में आंसू देखे तो उसके पास आकर अपने दुपट्टे से उसके आंसू पोंछे, फिर प्यार से उसकी 2 लंबी चोटियां खोलते हुए बोली, बेटा हमारे खानदान में लड़कियों की शादी इसी उम्र में हो जाती है। अगर लड़की की उम्र इससे 2 साल भी ज्यादा हो जाए तो अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाता है और लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। तुझे तो पता ही है कि हमारे यहाँ इसे अपशगुन माना जाता है। ये सुनकर आराध्या ने नाराजगी से मुंह बनाते हुए कहा, मम्मी आप भी ना इस दौर में रहकर भी पुराने जमाने की बातें करती है। वो समय और था जब लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। अब तो लड़कियां पहले पढ़ती हैं, अपने पैरों पर खड़ी होती हैं और फिर 28 से 30 साल की उम्र में शादी करती हैं। आप क्यों मेरी जिंदगी इतनी जल्दी तय करना चाहती हैं? और फिर ये खानदान वाले कौन से हमारे सुख दुख में साथ देते हैं जो आप उनकी चिंता कर रही हैं? ये सुनकर सरोज जी ने प्यार से उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई और बोली, ऐसा नहीं कहते बेटा, सिर्फ खानदान की बात नहीं है, मुझे खुद भी ये रिश्ता बहुत अच्छा लगा है। जिन लोगों के घर तुम जा रही हो वो बहुत अच्छे हैं, वे तुम्हें अपनी आंखों का तारा बनाकर रखेंगे और ऐसे अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। तुम ही तो कहती थी कि तुम्हें गांव की जिंदगी पसंद नहीं, गोबर उठाना और खेतों में काम करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम शहर में रहना चाहती हो। तो अब जब तुम्हें शहर में रहने वाला अच्छा घर और अच्छा लड़का मिल रहा है तो तुम मना क्यों कर रही हो? सरोज जी अपनी बेटी को समझा तो रही थी, लेकिन उनके दिल में भी कहीं ना कहीं डर था, क्योंकि माँ होकर वो जानती थी कि उनकी बेटी अभी बच्ची ही है। आराध्या अपने गांव के सरदार की बेटी थी, लेकिन उस खानदान की एक परंपरा थी जहां बेटों को तो राजपाट और जिम्मेदारियां सौंपी जाती थी, मगर बेटियों को जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखते देखा जाता, उनके लिए तुरंत रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए जाते थे। कोशिश यही रहती थी कि बेटी 18 साल की होते ही उसकी शादी कर दी जाए, क्योंकि उस इलाके में दुश्मनियां भी बहुत थी और घर वाले डरते थे कि कहीं कोई दुश्मन उनकी बेटी को नुकसान पहुंचाकर उनकी इज्जत पर चोट ना कर दे। यही डर और यही परंपराएं आराध्या की जिंदगी का फैसला कर चुकी थी। अब उसकी शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे और डर के मारे उसके पेट में जैसे मरोड़ उठते रहते थे।
वो अपने कमरे में बैठकर चुपचाप रो रही थी कि तभी उसकी माँ ने पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली रीतू को उसके पास भेजा। रीतू की शादी 2 महीने पहले ही हुई थी और उसकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। सरोज जी ने उससे कहा कि बेटा, तुम तो आराध्या को जानती ही हो, इसे अभी भी खेलना कूदना ही अच्छा लगता है, इसमें अभी तक लड़कियों वाली समझ नहीं आई। मैं इसे समझाने बैठती हूँ तो मेरी बात सुने बिना ही भाग जाती है। अब इसकी शादी होने वाली है और इसे एक नए रिश्ते और नई जिम्मेदारी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए तुम इसे समझाओ कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है और पति को कैसे खुश रखा जाता है। ऐसा ना हो कि कल को उसका पति उसके करीब आए और ये घबराकर कोई तमाशा खड़ा कर दे। ऊपर से ये शहर भी जा रही है, वहाँ की जिंदगी अलग होती है। रितु आकर आराध्या के पास बैठ गई और धीरे धीरे बातचीत शुरू होते हुए बोली, आराध्या, तुम्हें सच में पता है कि शादी के बाद क्या क्या होता है? आराध्या ने तुरंत मुंह बनाकर जवाब दिया, क्यों नहीं पता होगा, मम्मी ने सब बताया है। शादी के बाद लड़की को हर समय अच्छे से तैयार रहना होता है, हाथों में चूड़ियां पहननी होती है, चेहरे पर पाउडर और लाली लगानी होती है, फिर पति के काम करने होते हैं, उसके जूते साफ करने होते हैं, कपड़े धोने होते हैं, स्वादिष्ट खाना बनाकर देना होता है और सास ससुर की सेवा भी करनी होती है। बस यही सब होता है ना? वो उंगलियों पर गिन गिन कर सब बताने लगी तो रितु हल्के से मुस्कुराई और बोली, ये सब तो दिन में होने वाली बातें हैं, लेकिन जब रात होती है, जब पति पत्नी एक ही कमरे में होते हैं और एक ही बिस्तर पर साथ होते हैं, तब क्या होता है, इस बारे में भी तुम्हें कुछ पता है? ये सुनकर आराध्या ने आश्चर्य से रितु को देखा और बोली, अरे इसमें क्या होना है, दोनों सो जाते होंगे। वैसे भी मैं तो अपने पति को अपने बिस्तर पर सोने ही नहीं दूंगी, मुझे तो अकेले सोने की आदत है। अगर वो मेरे पास आया तो मैं तो उसे लात मारकर बिस्तर से नीचे गिरा दूंगी। उसकी ये बात सुनकर रितु ने सिर पकड़ लिया और बोली, अरे पगली, अगर तुमने ऐसा किया ना तो तुम्हारा पति अगले ही दिन तुम्हें वापस मायके भेज देगा। शादी के बाद लड़की को अपने पति का दिल भी जीतना होता है। ऐसी बचकानी हरकतों से उसे नाराज नहीं किया जाता। अगर पति नाराज हो जाए तो कई बार बहुत गुस्सा भी करता है। रितु अपनी समझ के अनुसार उसे समझा रही थी, क्योंकि वो भी उसी छोटे से गांव की लड़की थी और उसने दुनिया को उसी नजरिए से देखा था। लेकिन उसकी बातें सुनकर आराध्या सचमुच डर गई और घबराकर बोली, अच्छा फिर क्या होता है? क्या सच में कुछ और भी होता है? रितु हंस पड़ी और बोली, अच्छा ये बताओ, बच्चा कैसे पैदा होता है? आराध्या ने बिल्कुल मासूमियत से जवाब दिया, जब लड़की की शादी हो जाती है तो 1 साल बाद घर वाले उसे अस्पताल ले जाते हैं और फिर डॉक्टर बच्चा दे देता है। ये सुनकर रितु हंसते हंसते बोली, अरे भोली लड़की, ऐसे बच्चे नहीं होते। जब तक पति पत्नी एक दूसरे के बहुत करीब नहीं आते तब तक बच्चा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सुनकर आराध्या और भी हैरान हो गई और धीरे से बोली, अच्छा, और ये सब कैसे होता है? तब रितु ने उसे धीरे धीरे समझाना शुरू किया। जैसे जैसे वह बातें बता रही थी, आराध्या की आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। उसे अचानक अभिमन्यु याद आने लगा, वही अभिमन्यु जो कुछ दिन पहले उनके घर आया था और उसकी माँ ने कहा था कि यही तुम्हारा होने वाला पति है। उस दिन अभिमन्यु ने कहा भी था कि वह आराध्या से अकेले में थोड़ी देर बात करना चाहता है, लेकिन आराध्या ने साफ मना कर दिया था और रोती हुई वहां से चली गई थी। अब रितु की बातें सुनकर उसका दिमाग पूरी तरह उलझ गया था। वह घबराकर बोली, तो फिर बहुत दर्द होता होगा ना? हे भगवान, मुझे तो एक सुई भी चुभ जाए तो मेरी हालत खराब हो जाती है। मुझे तो दर्द से बहुत डर लगता है और मेरे होने वाले पति तो इतने बड़े भारी लगते हैं, मैं तो मर ही जाऊंगी। नहीं बाबा, अब तो मैं शादी ही नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी घबराहट देखकर रितु ने उसे प्यार से समझाया, डरने की जरूरत नहीं है, यह हर लड़की की जिंदगी का हिस्सा होता है। शुरुआत में हर किसी को डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य लगने लगता है। जब पति प्यार और समझदारी से साथ निभाता है तो लड़की को भी उसके साथ अपनापन और सुकून महसूस होने लगता है। रितु की बातें सुनकर आराध्या का डर थोड़ा कम तो हुआ, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी अब भी थी। अचानक तय हुई शादी ने उसे पहले ही परेशान कर रखा था और अब उसकी माँ ने भी उसे पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने से रोक दिया था। ना कंचे खेलने जाने देती थी और ना ही पकड़म पकड़ाई। ऊपर से शादी की पहली रात के बारे में जो कुछ उसने सुना था, उसे याद करके उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। उसके पेट में घबराहट के मारे अजीब सी हलचल होने लगती थी। आखिरकार शादी का दिन भी आ ही गया।
पूरे खानदान की रौनक और शोर शराबे के बीच बारात धूमधाम से गांव पहुंची। सविता जी अपने रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ पूरे ठाठ बाट के साथ बारात लेकर आई थी। उधर आराध्या दुल्हन के जोड़े में सचमुच बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लाल जोड़े गहनों और हल्के से झुके चेहरे के साथ वह किसी गुड़िया जैसी दिखाई दे रही थी। जब विवाह की रस्में शुरू हुई और पंडित जी ने दूल्हा दुल्हन को एक साथ मंडप में बिठाया तो वहां मौजूद हर व्यक्ति उस जोड़ी की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। दोनों साथ बैठे हुए सचमुच बहुत सुंदर लग रहे थे। अभिमन्यु ने प्यार से उसका हाथ थामकर उसे अपने पास बिठाया, लेकिन आराध्या का हाल बिल्कुल अलग था। वह अंदर ही अंदर डर से कांप रही थी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था मानो अभी बेहोश होकर गिर पड़ेगी। कुछ ही देर में सारी रस्में पूरी हो गई और फिर वह घड़ी भी आ गई जिसका हर लड़की को डर भी होता है और इंतजार भी। विदाई की घड़ी। जब विदाई का समय आया तो सरोज जी अपनी बेटी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। फिर सविता जी के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए बोली, बहन जी मेरी बेटी बहुत लाडली है। सच कहूँ तो अगर आप इस रिश्ते के लिए इतना आग्रह ना करती तो मैं इतनी छोटी उम्र में अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करती। मैं चाहती थी कि वह 2-3 साल और पढ़ ले, थोड़ी समझदार हो जाए, फिर उसका घर बसाऊं। लेकिन आप लोगों की इज्जत और मान रखने के लिए मैंने अपनी गुड़ियों से खेलने वाली बच्ची आपके हवाले कर दी है। बस आपसे यही विनती है कि इसका ध्यान रखिएगा। अगर इससे कोई गलती हो जाए तो अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिएगा। सरोज जी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। ये सुनकर सविता जी ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और आत्मविश्वास से बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी का इतना ख्याल रखूंगी कि दुनिया में किसी सास ने अपनी बहू का इतना ख्याल नहीं रखा होगा। तुम देखना तुम्हारी बेटी मेरे घर में बहुत खुश रहेगी। ये कहकर वे आराध्या को अपने साथ विदा करवाकर ले चली। गांव से शहर तक का सफर लगभग 4 घंटे का था। कार आगे बढ़ी तो आराध्या की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार अपने हाथों और टिश्यू से आंसू पोंछती और फिर रो पड़ती। शुरुआत में सविता जी उसे प्यार से समझाती रही, बेटा इतना मत रो, हर लड़की को एक दिन अपने घर से विदा होना पड़ता है। देखो तुम्हारा मेकअप भी खराब हो जाएगा। लेकिन जब 2-2.5 घंटे का सफर गुजर गया और गांव काफी पीछे छूट गया, तब उनका धैर्य टूटने लगा। आखिरकार उन्होंने झुंझलाकर कहा, तुम्हारा रोना बंद होगा भी या नहीं? शादी के इतने झंझटों से वैसे ही मेरा बीपी हाई हो रहा है, सर दर्द से फटा जा रहा है और ऊपर से तुम्हारा ये रोना धोना। क्या तुम दुनिया की पहली लड़की हो जो अपने ससुराल जा रही हो? अगर इतना ही रोना था तो वहीं रह जाती, हमारे साथ आने की क्या जरूरत थी? अचानक सास का ये बदला हुआ रूप देखकर आराध्या बुरी तरह घबरा गई। सामने वाली सीट पर बैठे अभिमन्यु ने पलटकर पहले अपनी माँ को देखा और फिर अपनी पत्नी को, जो रोने के बाद भी बेहद मासूम और खूबसूरत लग रही थी। उसने धीरे से कहा, मम्मा आप आगे बैठ जाइए, मैं पीछे जाकर बैठ जाता हूँ। सविता जी आगे चली गई और अभिमन्यु पीछे आकर आराध्या के पास बैठ गया। आराध्या पहले से ही सिमट कर बैठी थी। अभिमन्यु उसके काफी करीब बैठ गया और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, डोंट वरी डियर, अब रोना बंद करो। तुम इतनी दूर थोड़ी जा रही हो, जब भी तुम कहोगी मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से मिलवाने ले जाया करूंगा। अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ अच्छा समय बिताएं। अगर तुम ऐसे ही रोती रही तो खुद ही बीमार पड़ जाओगी। पहली बार किसी पुरुष का स्पर्श महसूस करते ही आराध्या घबरा गई और हल्के से कांप उठी। अभिमन्यु उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए उसे चुप करवाने की कोशिश करता रहा और मुस्कुराकर बोला, बस अब आंसू पोंछ लो, घर पहुंचते ही हम दोनों आराम करेंगे और अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। उसकी बात सुनकर आराध्या थोड़ा घबरा गई और जल्दी से बोली, नहीं प्लीज आप मम्मी को कुछ मत बताइएगा, अगर मैं रोऊं तो वो बहुत डांटती हैं। अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। पूरे रास्ते वह उससे बातें करता रहा, कभी उसे हंसाने की कोशिश करता, कभी उसका ध्यान बटाता। धीरे धीरे आराध्या भी संभलने लगी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई। उसे लगने लगा कि शायद अभिमन्यु उतना बुरा नहीं है जितना वह सोच रही थी, क्योंकि रास्ते भर वह उससे नरमी से बात करता रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी एक बेहद खूबसूरत और शानदार कॉलोनी में आकर रुकी। सामने एक बहुत बड़ा और भव्य घर खड़ा था जो किसी महल से कम नहीं लग रहा था। जैसे ही आराध्या को गाड़ी से उतारा गया और उसने उस घर को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई।
वो भी अमीर घर की बेटी थी, लेकिन गांव की अमीरी और शहर की जिंदगी में सचमुच जमीन आसमान का फर्क होता है। इतने बड़े और शानदार घर को देखकर उसे अपने कुछ पुराने सपने याद आ गए। वही सपना जिसमें वह सोचती थी कि एक दिन वह शहर के किसी बड़े घर की बहू बनेगी, एक नई जिंदगी जिएगी। आज वह सपना सच हो चुका था, लेकिन उसके दिल के अंदर अभी भी डर, झिझक और अनजाने भविष्य की हल्की सी घबराहट मौजूद थी। खानदान की कुछ लड़कियां हंसी मजाक और शरारतों के बीच आराध्या को अभिमन्यु के कमरे तक छोड़ने आई थी। दुल्हन को छेड़ते हुए, मीठी मीठी बातें करते हुए और थोड़ी देर तक माहौल को हल्का बनाकर वे सब खिलखिलाती हुई वहां से चली गई। कमरे में अचानक छा गई खामोशी ने आराध्या के दिल की धड़कनें और भी तेज कर दी। वो आने वाले समय के बारे में सोच सोचकर घबराई हुई थी। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन रास्ते भर अभिमन्यु का व्यवहार उसे काफी नरम और समझदार लगा था। इसलिए वह मन ही मन सोच रही थी कि जब वह कमरे में आएगा तो वह उससे साफ साफ कह देगी कि अभी वह इस रिश्ते की शुरुआत के लिए तैयार नहीं है और थोड़ा समय चाहती है। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला और अभिमन्यु कमरे में आ गया। वह धीरे से उसके पास आकर बैठ गया और बड़े प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। फिर जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकालकर उसने एक खूबसूरत हीरे की अंगूठी आराध्या की उंगली में पहनाई और मुस्कुराते हुए बोला, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा है। इसके बाद उसने उसे गौर से देखते हुए कहा, सुबह से तुम इस भारी लहंगे और गहनों में बैठी हो, ऊपर से इतना लंबा सफर भी किया है, जरूर बहुत थक गई होगी। आओ, मैं तुम्हें इस भारी ड्रेस से आराम दिला देता हूँ। आराध्या थोड़ी झिझक गई और धीमे स्वर में बोली, नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। लेकिन अभिमन्यु मुस्कुराकर बोला, अब मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे करने दो। ये कहकर वह उसे धीरे से ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठा चुका था। वह एक एक करके उसकी ज्वेलरी उतारने लगा। पहले भारी हार, फिर कंगन, फिर कानों के झुमके। हर गहना उतारते समय उसकी नजर बार बार आराध्या के मासूम चेहरे पर टिक जाती। फिर उसने उसका दुपट्टा उतारकर धीरे से एक तरफ रख दिया। दुल्हन के रूप में सजी आराध्या की सादगी भरी खूबसूरती को देखकर अभिमन्यु कुछ पल के लिए जैसे खो सा गया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आराध्या की मासूमियत और उसकी झुकी हुई नजरें उसे और भी ज्यादा आकर्षित कर रही थी। कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। बाहर रात का सन्नाटा था और उस पल में आराध्या का दिल घबराहट और झिझक से भरा हुआ था, जबकि अभिमन्यु उसे देखकर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। अगले ही पल अभिमन्यु ने धीरे से झुककर उसके गले के पास अपने होठ रख दिए। अचानक हुए इस स्पर्श से आराध्या सहर उठी और उसके पूरे शरीर में एक हल्की सी झुरझुरी दौड़ गई। ये एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था। अभिमन्यु धीरे धीरे उसके करीब आता जा रहा था और उसके गले के पास प्यार भरा स्पर्श छोड़ रहा था। शुरुआत में आराध्या इस सब से डर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह उस पल की झिझक और अनजान भावना के बीच उलझने लगी। फिर भी शर्माते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, अभिमन्यु प्लीज ऐसा मत कीजिए। अभिमन्यु ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्यों? इसमें डरने की क्या बात है? आराध्या झेंपते हुए बोली, बस अजीब सा लगता है, कुछ कुछ होने लगता है। अभिमन्यु ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए उसके कंधे के पास हाथ रखा और फिर उसके गले के पास अपना चेहरा टिकाकर कुछ देर तक उसे शांत करवाने की कोशिश करता रहा। कमरे में हल्की खामोशी थी और दोनों के बीच एक अजीब सी झिझक और नए रिश्ते की अनजान शुरुआत का एहसास मौजूद था। आराध्या अभी भी शर्म और घबराहट के बीच खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, जबकि अभिमन्यु उसे धीरे धीरे सहज महसूस करवाने की कोशिश कर रहा था। फिर धीरे धीरे उसने ब्लाउज की डोरियां पीछे से खोलना शुरू कर दी थी। जैसे जैसे डोरियां खुल रही थी, उसका हसीन सरापा खुलकर सामने आ रहा था। आराध्या झिझकते हुए धीमी आवाज में बोली, अभिमन्यु प्लीज अभी ये सब मत कीजिए, मैं अभी इन सब बातों के लिए तैयार नहीं हूँ। उसकी आवाज में डर और संकोच साफ महसूस हो रहा था, लेकिन अभिमन्यु मानो अपनी भावनाओं में बह चुका था। वह मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं कि तुमने मुझे कितना तड़पाया है। जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, उसी दिन से मैं बस यही सोचता रहा कि कब वह वक्त आएगा जब तुम मेरी बाहों में होगी और मैं तुम्हें अपने करीब महसूस कर पाऊंगा। आज जब वह पल आखिरकार आ ही गया है, तो मैं तुम्हें खुद से दूर कैसे जाने दूं?
आखिर कुछ पुराने हिसाब भी तो चुकता करने हैं। ये सुनकर आराध्या चौंक गई। उसके कान जैसे खड़े हो गए और वह उसकी बाहों में हल्का सा छटपटाते हुए बोली, कौन से हिसाब, कौन से पुराने हिसाब की बात कर रहे हैं आप? अभिमन्यु हंसकर बोला, अरे वही, क्या सच में भूल गई? पिछले 6 महीनों से तुमने मुझे कितना तंग किया है। कभी मिलने से मना कर दिया, कभी नजरें फेर ली। अब तो उसका थोड़ा सा बदला लेना बनता है ना। आराध्या को लगा था कि शायद अभिमन्यु उससे बैठकर लंबी बातें करेगा, उसे समझेगा, धीरे धीरे उसका भरोसा जीतेगा और फिर उनके बीच ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। वह सोच रही थी कि नई जिंदगी की शुरुआत प्यार और अपनेपन से होगी, लेकिन घटनाएं उसकी सोच से कई ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही थी। जैसे ही उसकी ड्रेस की डोरियां खुली, आराध्या घबराकर अपने आप को समेटने लगी और अपने हाथों से खुद को ढकने की नाकाम कोशिश करने लगी। उसके चेहरे पर शर्म, घबराहट और असमंजस के भाव साफ दिखाई दे रहे थे, मगर अभिमन्यु उस पल में पूरी तरह भावनाओं के बहाव में था। उसने उसे अपने करीब खींच लिया और धीरे से बाहों में उठाकर बिस्तर की ओर ले आया। आराध्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये सब इतनी जल्दी क्यों हो रहा है। उसके मन में डर भी था और अनजान भविष्य को लेकर बेचैनी भी, जबकि अभिमन्यु उस पल को अपने तरीके से जी लेना चाहता था। कमरे में हल्की रोशनी, गहरी खामोशी और 2 बिल्कुल अलग भावनाओं से भरे दिल, यही उस रात की सच्चाई बन चुके थे। अभिमन्यु कभी उसके होठों को चूमता, कभी उसकी गर्दन के पास झुक जाता और उसके बेहद करीब आता चला गया। जब उसके स्पर्श ने आराध्या के दिल की धड़कनों को छुआ तो आराध्या घबराहट और नए एहसास के बीच जैसे सिहर उठी। वे अभी भी इस सब के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन घटनाएं इतनी तेजी से हो रही थी कि वह समझ ही नहीं पा रही थी कि खुद को कैसे संभाले। कुछ ही पलों में अभिमन्यु अपने जज्बातों में पूरी तरह बह चुका था और आराध्या के करीब आता चला गया। अचानक उसके होठों से हल्की सी दर्द भरी आवाज निकली, मगर उसी क्षण अभिमन्यु ने उसे अपने करीब करके उस आवाज को दबा दिया। उस रात आराध्या के लिए सब कुछ बहुत भारी और कठिन साबित हो रहा था। वह दर्द और थकान से बार बार कह रही थी, अभिमन्यु प्लीज बस कर दीजिए, मैं अब और सह नहीं पा रही, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आवाज में विनती थी, डर था और असहायता भी थी। लेकिन अभिमन्यु उस समय अपने जुनून और भावनाओं में इतना डूब चुका था कि वह खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। उसने शायद सोचा भी नहीं था कि हालात इस हद तक बढ़ जाएंगे, मगर उस पल उसके अंदर का जोश और आकर्षण उस पर हावी हो चुका था। पूरी रात जैसे समय थम सा गया और आराध्या थकान, दर्द और उलझन के बीच खुद को संभालने की कोशिश करती रही। घर में उस समय ज्यादा लोग भी मौजूद नहीं थे। सविता जी अपने कमरे से बाहर लॉन्च के सोफे पर बेचैनी से बैठी थी, जबकि नौकर हमेशा की तरह सर्वेंट क्वार्टर में जाकर सो चुका था। रात की खामोशी में कमरे के भीतर से आती हल्की हल्की आहटें सविता जी के कानों तक पहुंच रही थी और हर बार वह बेचैनी से करवट बदल लेती थी। आखिरकार लंबी और थका देने वाली उस रात के बाद अभिमन्यु गहरी नींद में सो गया, जबकि आराध्या चुपचाप लेटी हुई अपने जीवन में अचानक आए इस बड़े बदलाव और उसके दर्द को समझने की कोशिश करती रह गई। अगली सुबह जब अभिमन्यु की आंख खुली तो कमरे में हल्की सी खामोशी फैली हुई थी। आराध्या उसी तरह बिस्तर पर निढाल पड़ी थी जैसे सारी रात की पीड़ा ने उसकी ताकत छीन ली हो, मगर अभिमन्यु के चेहरे से रात का सारा नशा और खुमार जैसे पल भर में गायब हो चुका था। वह उठकर फ्रेश हुआ और कमरे से बाहर निकल आया। जैसे ही उसकी नजर सामने सोफे पर पड़ी वह ठिठक गया। उसकी माँ सविता जी सोफे से टेक लगाए वहीं बैठी बैठी सो गई थी। ये नजारा देखते ही अभिमन्यु के दिल में हल्की सी बेचैनी उठी और वह जल्दी से उनके पास पहुंच गया। धीरे से बोला, मोम आप यहाँ क्यों सो रही हैं? आपको कमरे में जाकर आराम करना चाहिए था। क्या आप पूरी रात यहीं बैठी रही? बेटे की आवाज सुनकर सविता जी की आंख खुल गई। उन्होंने जैसे ही अभिमन्यु को देखा उनकी आंखों में नाराजगी और सख्ती साफ झलकने लगी। अभिमन्यु थोड़ा असमंजस में पड़ गया और बोला, क्या हुआ मोम? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? आप मुझसे नाराज हैं क्या? ये कहते हुए उसने उनका हाथ पकड़ लिया, मगर सविता जी ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। वह तमतमाते हुए बोली, मैंने तुम्हें साफ साफ मना किया था अभिमन्यु, कहा था कि उस लड़की को तुम बर्बाद कर दोगे। मुझे वह लड़की जहर जैसी लगती है, उससे मुझे नफरत है, इतनी नफरत कि अगर मेरा बस चले तो मैं अपने हाथों से उसकी जान ले लूं। और तुम पूरी रात उसके साथ कमरे में थे, क्या तुम भी बाकी लोगों की तरह बदल गए हो?
क्या तुमने अपनी माँ की बात की जरा भी कदर नहीं की? क्या तुम उस लड़की को सच में अपनी पत्नी मान चुके हो? वह गुस्से में आगे बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि चौधरी खानदान को बर्बाद करना है, उनकी बेटी को इस तरह जलील और जख्मी करना है कि पूरा खानदान तड़प उठे। जब तक वो लोग रो रो कर टूट नहीं जाएंगे तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। अपनी माँ की ये बातें सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर धीरे धीरे एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और हल्की सी शैतानी मुस्कान के साथ बोला, मोम, क्या आपको सच में लगता है कि मैं उस लड़की को अपनी पत्नी मान चुका हूँ? कभी नहीं। ऐसी लड़की को तो मैं आपके कदमों पर कुर्बान कर दूं। मैंने उसे इस कदर तोड़ दिया है कि अब वह किसी और मर्द के लायक ही नहीं रही। आप चाहती थी ना कि मैं उसे यहाँ लाने के बाद तुरंत तलाक देकर निकाल दूं ताकि चौधरी खानदान अपनी बेटी को ढूंढता फिरे और आपको सुकून मिले, लेकिन मैंने उससे भी ज्यादा बड़ा खेल खेला है। पूरी रात मैंने उसे इस तरह रुलाया और इस्तेमाल किया कि अब वह किसी और आदमी का सामना करने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगी। उसके दिल में ऐसा डर बिठा दिया है कि अब वह मर्दों की परछाई से भी कांपेगी। ये सुनते ही सविता जी के चेहरे पर भी एक खतरनाक मुस्कान आ गई। माँ बेटे दोनों इस बात से अनजान थे कि कमरे के अंदर से उठकर दर्द से कराहती हुई आराध्या दरवाजे तक आ चुकी थी। वह मुश्किल से चलती हुई आई थी ताकि सविता जी से कोई पेन किलर मांग सके, मगर जैसे ही उसने उनकी बातें सुनी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर सविता जी तिरस्कार से बोली, तो फिर देर किस बात की है? जाओ उस कचरे को अपने कमरे से घसीट कर यहाँ लाओ। जिस हालत में है उसी हालत में मेरे सामने लाओ और उसे धक्के देकर इस घर से निकाल दो। आज ही तलाक दो उसे। आज मेरा बदला पूरा होगा। आज मेरे दिल को सुकून मिलेगा। अभिमन्यु बचपन से अपनी माँ की हर एक बात मानता आया था। वह सख्त चेहरे के साथ कमरे की ओर बढ़ा, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला सामने का नजारा देखकर उसके कदम एक पल के लिए ठिठक गए, क्योंकि आराध्या बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। उसने तुरंत वॉशरूम का दरवाजा खटखटाया, मगर वह अंदर से बंद था। वह गुस्से में वहीं खड़ा इंतजार करने लगा। जैसे ही वह बाहर निकलेगी वह उसके मुंह पर तलाक के पेपर फेंक देगा जो उसने पहले से बनवा कर रखे थे। मगर आधा घंटा गुजर गया, ना दरवाजा खुला और ना अंदर से कोई आवाज आई। अब उसका सब्र टूट चुका था। उसने जोर से दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही वह अंदर घुसा वह और सविता जी दोनों हैरान रह गए। वॉशरूम का रोशनदान खुला हुआ था और नीचे एक स्टूल पड़ा था, मगर वहां आराध्या नहीं थी। वह उसी रोशनदान से कूदकर नीचे बालकोनी में उतर गई थी और वहां से आंगन की सीढ़ियों से नीचे जाकर घर से भाग चुकी थी। सविता जी घबराकर चिल्लाई, कहाँ गई वो लड़की? अभिमन्यु, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ गई? कहीं उसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। मेरी तरफ से चाहो तो उसे गोली मार दो, मगर वह लड़की सही सलामत अपने घर वालों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अभिमन्यु ने शांत स्वर में कहा, रिलैक्स मोम, बिल्कुल रिलैक्स। अगर उसके घर वालों ने कोई सवाल किया भी तो मैं साफ कह दूंगा कि वह अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है। मैं उसे नहीं जानता। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। अगर प्लान ए काम नहीं आया तो हम प्लान बी इस्तेमाल करेंगे। ये कहते हुए उसने गाड़ी की चाबी उठाई और तेजी से बाहर निकल गया ताकि आराध्या को ढूंढ सके। लेकिन आराध्या खुद को काली चादर में लपेटकर घर के पीछे वाली गली में बने छोटे से मंदिर में छिपकर बैठी थी। जाती भी तो आखिर कहाँ जाती? उसे तो वापिस जाने का रास्ता भी नहीं पता था और ना ही उसके पास पैसे थे। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हुआ क्या है। उसे अपनी माँ पर भी गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने बगैर सोचे समझे उसकी शादी ऐसे लोगों से कर दी जो ना जाने किस बात का बदला उनसे ले रहे थे। मंदिर के कोने में छिपी बैठी आराध्या के दिमाग में अचानक 6 महीने पहले का वो दिन ताजा हो गया, जब पहली बार अभिमन्यु उसकी जिंदगी में आया था। उस समय वह नहीं जानती थी कि उसकी जिद के पीछे कोई गहरा राज छिपा है। हमेशा की तरह उस दिन भी स्कूल की छुट्टी होते ही आराध्या सीधे स्कूल के बाहर लगी चाचा जगदीश की छोटी सी दुकान पर पहुंच गई थी, जहां उसकी सबसे पसंदीदा इमली कैंडी मिलती थी। उसने जल्दी से अपने बैग से 50 रुपए निकाले और हंसते हुए बोली, चाचा जल्दी से 50 रुपए की इमली कैंडी दे दीजिए। चाचा जगदीश मुस्कुरा तो दिए, लेकिन साथ ही उसे समझाने लगे, अरे बेटा, इतनी इमली खाना ठीक नहीं होता। पता नहीं क्या क्या मिलाकर बनाते हैं ये लोग। अपनी सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखा करो। इतनी अच्छी बच्ची हो तुम।
मगर आराध्या को उस समय इन बातों से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बचपन से ही खट्टी चीजें बहुत पसंद थी। घर में उसकी माँ सरोज जी उसे ऐसी चीजें खाने नहीं देती थी और उसके पिता तो वैसे भी सख्त मिजाज इंसान थे। आराध्या ने कभी उनसे कोई जिद नहीं की थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर जिद कर भी ले तो वह पूरी नहीं होने वाली। इसलिए वह स्कूल से लौटते समय चुपके से अपनी मनपसंद इमली कैंडी खरीद लिया करती थी और घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में चटकारे लेते लेते आधी खत्म कर देती थी। उस दिन भी वह एक पैकेट खोलकर मजे से इमली खाते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन बेध्यान होकर उसने ये देखना ही भूल गई कि सामने से तेज रफ्तार में काले रंग की एक बड़ी कार आ रही है। अचानक जब कार बिल्कुल पास पहुंची तो ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगा दी। आराध्या घबरा गई और उसके हाथ से इमली के सारे पैकेट जमीन पर गिर गए। तभी कार का दरवाजा खुला और एक लंबा सा गुस्से से भरा लड़का नीचे उतरा। वह झल्लाकर बोला, अंधी हो गई हो क्या? दिखाई नहीं देता कि सामने से इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है? अगर मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर मरो, यहाँ क्यों तमाशा बना रही हो? मगर आराध्या भी कम नहीं थी। उसने पहले झुककर जमीन से अपनी सारी इमलियां उठाई, फिर बिना उस लड़के के चेहरे की तरफ देखे गुस्से से बोली, ठीक है, मान लिया मैं अंधी हूँ, लेकिन आपको तो भगवान ने दो दो आंखें दी हुई है ना? क्या आपको दिखाई नहीं देता कि सामने स्कूल है और बच्चे घर जा रहे हैं? इतनी तेज गाड़ी चलाने की क्या जरूरत थी? हाँ, मानती हूँ भगवान ने आपको बड़ी गाड़ी दे दी है, लेकिन शायद चलाना नहीं सिखाया। आसपास खड़े लोग ये नज़ारा देखकर मुस्कुरा रहे थे। सबके सामने एक छोटी सी लड़की को इतनी बेबाकी से जवाब देते देखकर माहौल जैसे मजेदार बन गया था, लेकिन उस लड़के को ये बात बेहद चुभ गई। उसकी नाक गुस्से से तन गई थी। वह लड़की को घूरता रह गया, जबकि आराध्या अपनी इमली के पैकेट संभालती हुई बड़बड़ाते हुए वहां से आगे बढ़ चुकी थी। सामने खड़ा वह लड़का कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु था, जो पहले ही नजर में उस लड़की की बेबाकी से आग बबूला हो उठा था। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उसके सामने ऊंची आवाज में भी बात करे। वो तो अपने पिता के कहने पर गांव आया था ताकि कुछ जमीनों के काम देख सके, वरना उसे गांव आना भी पसंद नहीं था। उस समय वहां काफी लोग मौजूद थे, इसलिए वह कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया कि इस लड़की को सबक जरूर सिखाएगा। उधर स्कूल यूनिफॉर्म में आराध्या सच में बहुत प्यारी लग रही थी। जब वह अपनी सहेलियों के साथ घर की ओर जा रही थी तो उसकी एक सहेली मजाक में बोली, यार इतना हैंडसम लड़का था, तुम मुझसे झगड़ कैसे सकती हो? अगर मैं होती तो सीधा उसके सामने जाकर माफी मांग लेती और शायद वह मेरा बॉयफ्रेंड ही बन जाता। ये सुनकर आराध्या ने उसे घूरा और बोली, तुम जैसी दिल फेंक लड़कियों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? ऐसे बदतमीज लड़कों को तुम नहीं जानती। मुझे तो साफ लग रहा था कि कोई शहर का रईस बाबू होगा, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ चक्कर होगा इसका। धीरे धीरे रास्ते में सब सहेलियां अपने अपने घरों की तरफ मुड़ गई। जब आराध्या अपने घर की तरफ बढ़ रही थी तभी उसे दूर सड़क पर वही काली कार खड़ी दिखाई दी। उसे थोड़ा डर लगा और एक पल के लिए उसके मन में एक ख्याल आया कि कहीं वह आदमी उसे पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में ना बिठा ले। डर के मारे वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर अपने घर के अंदर चली गई। उधर अभिमन्यु उस समय जल्दी में था, क्योंकि उसकी माँ के लगातार फोन आ रहे थे, इसलिए उसने बस दूर से ही आराध्या के घर की एक तस्वीर अपने फोन में खींच ली और मन ही मन तय किया कि वह कुछ दिनों बाद फिर आएगा और उस लड़की को जरूर सबक सिखाएगा। जिसने सबके सामने उसकी इतनी बेइज्जती कर दी थी, वह वहां से वापस तो लौट आया, मगर उसके दिल का गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ था। उसी गुस्से के साथ जब वह रात को खाने की मेज पर बैठा तो हमेशा की तरह शांत और सामान्य नहीं था। जब सविता जी ने खाने की मेज पर बैठे अभिमन्यु को असामान्य रूप में चुप देखा तो उन्हें हैरानी हुई। वह उसे गौर से देखते हुए बोली, अभिमन्यु बेटा, क्या बात है? आज इतने खामोश क्यों हो? क्या किसी से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? तुम्हारे चेहरे के तेवर मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। माँ की इतना पूछते ही अभिमन्यु का गुस्सा जैसे बाहर आने लगा। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मॉम, डैड के कहने पर मैं आज गांव गया था। वहां एक जाहिल और बदतमीज लड़की से सामना हो गया, जिसने सबके सामने मुझसे जिस तरह से बात की वो मैं भूल नहीं सकता। ये सुनकर सविता जी हैरान रह गई। उन्होंने नाक सिंगोड़ते हुए कहा, गांव के लोअर मिडिल क्लास लोग होते ही ऐसे हैं, बड़ी गाड़ी देखते ही सामने आ जाते हैं, जैसे जानबूझकर हाथ पैर तुड़वाना चाहते हैं।
ताकि बदले में कुछ पैसे मिल जाएं। अभिमन्यु ने ठंडी हंसी के साथ कहा, लेकिन मोम, मैं भी उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। उसके घर की तस्वीर लेकर आया हूं मैं। इतना कहते हुए उसने अपना मोबाइल निकाला और वह तस्वीर अपनी माँ के सामने रख दी। जैसे ही सविता जी की नजर मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ी, उनके हाथ से चम्मच गिर पड़ा। अभिमन्यु चौंक कर अपनी माँ को देखने लगा। सविता जी ने तुरंत उसके हाथ से मोबाइल लिया, तस्वीर को जूम करके गौर से देखा और अचानक उनके चेहरे का रंग बदल गया। वह धीमी मगर कड़ी आवाज में बोली, ये तो चौधरी धर्मेंद्र सिंह का घर है। अभिमन्यु हैरानी से उन्हें देखने लगा और बोला, क्या मतलब मोम, क्या आप इन लोगों को जानती हैं? तभी सविता जी की आंखों में बदले की आग भड़क उठी। उन्होंने अपने अतीत की ऐसी कहानी अपने बेटे को सुनाई जिसे सुनते ही अभिमन्यु के अंदर भी खून खौलने लगा। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें साफ दिखाई दे रही थी। वह दांत भींचकर बोला, अब तो मेरा गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। आप देखिए मोम, मैं उस लड़की को कैसे सबक सिखाता हूँ। ये सुनकर सविता जी के चेहरे पर संतोष और कुटिलता भरी मुस्कान फैल गई। अगले ही दिन जब आराध्या हमेशा की तरह स्कूल से बाहर निकली तो उसने दूर सड़क पर वही काली गाड़ी खड़ी देखी। उसे देखते ही उसका दिल थोड़ा घबरा गया, मगर इस बार अभिमन्यु खुद गाड़ी से बाहर निकलकर खड़ा हो चुका था। वह बेहद स्मार्ट और सलीकेदार कपड़ों में था। स्कूल की कई लड़कियां उसे देखकर दीवानी हुई जा रही थी। हालांकि वह उनसे उम्र में काफी बड़ा था, मगर उनके लिए वह किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। जैसे ही आराध्या उसके पास से गुजरने लगी, अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनिए मिस नक्चड़ी, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? ये सुनते ही आराध्या रुक गई और पलटकर उसे घूरते हुए बोली, आप में और मुझ में इतनी दोस्ती कब से हो गई कि आप मुझे ऐसे नामों से बुलाने लगे, और मुझे गैरों से बातें करने का कोई शौक नहीं है। अभिमन्यु हल्के से मुस्कुराया और बोला, जब तक बात नहीं करोगी पहचान कैसे बढ़ेगी? मगर आराध्या उसकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ गई। उस दिन उसकी सहेलियां भी उसके साथ नहीं थी। वह जिस रास्ते से घर जाती थी वह चौड़ा और व्यस्त रोड था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि पीछे पीछे वही काली गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। उसे लगा कि अभिमन्यु उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उससे बचने के लिए वह अचानक एक कच्चे शॉर्टकट रास्ते की तरफ मुड़ गई, जहां लोगों का आना जाना बहुत कम होता था, मगर दूरी कम होने की वजह से घर जल्दी पहुंचा जा सकता था। वह तेज कदमों से उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो अभिमन्यु की गाड़ी कहीं नजर नहीं आई। उसने राहत की सांस ली, मगर जैसे ही आगे बढ़ी उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह जोर से मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। वह संभल ही रही थी कि अचानक सामने की झाड़ियों से 3-4 आवारा लड़के निकल आए। इन लड़कों ने उसे देखते ही सीटियां बजानी शुरू कर दी। एक लड़का हंसते हुए बोला, वाह भाई, ऊपर वाला भी क्या क्या नजारे दिखाता है। आज तो किस्मत खुल गई, देखो तो सही, खुद ही हमारी गोद में आ गिरी। कसम से बिल्कुल रसमलाई लग रही है। ये सुनकर आराध्या डर से कांपने लगी। उसमें से एक लड़का आगे बढ़ा और उसे छूने की कोशिश करने लगा। आराध्या जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। वह उठकर भागने की कोशिश करने लगी, मगर 2 लड़कों ने उसे पकड़ लिया। तीसरा लड़का बदतमीजी से उसका हाथ पकड़ने ही वाला था कि तभी अचानक एक कार का तेज हॉर्न वहां गूंजा। अगले ही पल गाड़ी से अभिमन्यु बाहर निकला और किसी फिल्मी हीरो की तरह उन लड़कों पर टूट पड़ा। उसने उन सबको इतनी बुरी तरह पीटा कि वे डरकर भाग गए। आराध्या रोती हुई अपना बैग सीने से लगाए एक तरफ खड़ी थी। अभिमन्यु उसके पास आया और नरमी से बोला, घबराओ मत, इस तरह अकेले जाना ठीक नहीं है। आओ मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उस समय आराध्या के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह चुपचाप उसकी गाड़ी में बैठ गई। एक पल के लिए अभिमन्यु को उसकी मासूमियत देखकर सच में दया और हल्का सा लगाव महसूस हुआ, मगर दिल में जलती बदले की आग ने उसके सारे जज्बातों को दबा दिया। उसके बाद धीरे धीरे अभिमन्यु के गांव आने के चक्कर बढ़ने लगे। वह अक्सर आराध्या से मिलने की कोशिश करता। एक दिन मुस्कुराते हुए उससे कह बैठा, क्यूट सी लड़की, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनते ही आराध्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत उसका कॉलर पकड़ लिया और बोली, शर्म नहीं आती आपको? आप मुझसे इतने बड़े हैं और मैं अभी एक मासूम लड़की हूँ। मेरी उम्र ही क्या है? कितने गंदे हैं आप, कैसी नजर रखते हैं मुझ पर।
पता नहीं शहर में कितनी गर्लफ्रेंड होगी आपकी, और अब आप मुझे भी उन्हीं लड़कियों जैसा समझ रहे हैं। आगे से इस गांव में नजर मत आइएगा, वरना मैं अपने पापा से शिकायत करके आपकी पिटाई करवा दूंगी। मगर उसे क्या पता था कि अभिमन्यु इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। कुछ ही दिनों बाद वह बकायदा रिश्ता लेकर उसके घर पहुंच जाएगा, और फिर उसकी किस्मत ऐसा करवट लेगी कि आज वही आराध्या पूरी तरह टूटी, बेसहारा और बेबस होकर एक मंदिर के कोने में छिपी बैठी होगी। आराध्या जिस गांव से ताल्लुक रखती थी, वहां तलाक का नाम लेना भी किसी गुनाह से कम नहीं माना जाता था। अगर कभी इत्तेफाक से किसी लड़की को तलाक हो भी जाता तो उसके पिता की इज्जत पूरे गांव में मिट्टी में मिल जाती थी। लोग उसकी पगड़ी उछालते, ताने देते, उस परिवार को हमेशा के लिए शर्मसार कर देते। आराध्या का दिल ये सोचकर ही कांपने लगा, अगर अभिमन्यु ने सच में उसे तलाक दे दिया और वह तलाक लेकर अपने घर लौट गई तो गांव वाले कैसे कैसे बातें बनाएंगे। लोग यही कहेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि शादी की पहली ही रात लड़की तलाक लेकर वापस आ गई। उसके पिता धर्मेंद्र चौधरी गांव के सरदार थे और हर कोई उन्हें इज्जत की नजर से देखता था। अगर ये बात फैल गई तो उनकी सारी इज्जत पल भर में खत्म हो जाएगी। ये सोचकर ही आराध्या का दम घुटने लगा और डर का एक गहरा साया उसे घेरने लगा। उधर अभिमन्यु भी उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मगर वह कहीं भी नहीं मिल रही थी। 2 दिन गुजर चुके थे। तब सविता जी ने उससे कहा, मुझे तो लगता है वह मनहूस लड़की अपने बाप के घर ही चली गई होगी। तुम जाओ और उसके बाप के सामने ही उसे तलाक देकर आओ। यही उन चौधरियों की असली सजा होगी। अपनी माँ की बात सुनकर अभिमन्यु तुरंत घर से निकल पड़ा। रास्ते भर उसके दिमाग में शादी की पहली रात के वे पल घूमते रहे जो उसने आराध्या के साथ बिताए थे। उसकी दबे दबे रोने की आवाज, उसकी आंखों से बहते आंसू, उसका सहमा हुआ चेहरा, सब कुछ उसे याद आने लगा। मगर अगले ही पल उसने अपना सिर झटक दिया, जैसे उन यादों को दिल से निकाल देना चाहता हो। करीब 4 घंटे के लंबे सफर के बाद वह गांव पहुंच चुका था। बिना किसी झिझक के अपने रोबदार अंदाज में वह सीधे अपने ससुराल के आंगन में जा पहुंचा। सामने ही उसे सरोज नजर आई। वह जल्दी जल्दी उसकी तरफ आई और बड़े प्यार से बोली, अरे बेटा कैसे हो, अचानक आ गए हो, बता देते तो मैं कुछ तैयारी कर लेती। फिर इधर उधर देखते हुए बोली, अरे आराध्या तुम्हारे साथ नहीं आई। आराध्या बेटा कहाँ हो तुम, कहीं गाड़ी में तो नहीं बैठी? वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोलती जा रही थी। थोड़ी नाराज भी थी ना कि इतनी जल्दी शादी क्यों करवा रहे हो। मगर ये सुनते ही अभिमन्यु का माथा ठनका। वह हैरानी से बोला, क्या मतलब, क्या आराध्या आपके पास नहीं है? सरोज जी चौंक गई और बोली, अरे बेटा ये कैसा मजाक कर रहे हो, वह हमारे पास कैसे होगी? हमने तो उसे तुम्हारे साथ ही विदा किया था। मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम दोनों आओगे तो मैं धूमधाम से स्वागत करूंगी। ये सुनकर अभिमन्यु कुछ पल के लिए खामोश रह गया। फिर शक भरी नजरों से बोला, जरूर आपने उसे किसी कमरे में छुपा रखा है और मेरे सामने ड्रामा कर रही हैं। सरोज जी घबराकर बोली, तुम क्या कह रहे हो बेटा, हमें तो खुद समझ नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो। अब उनके दिल में भी एक अनहोनी का डर घर करने लगा था। अभिमन्यु ने खुद ही घर के सारे कमरे छान मारे, मगर आराध्या कहीं नहीं मिली। तभी धर्मेंद्र चौधरी भी घर पहुंच चुके थे। अभिमन्यु ने गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, अगर मुझे पहले पता होता कि आपकी बेटी का चरित्र ऐसा है तो मैं कभी उससे शादी नहीं करता। मैं तो उसे मासूम समझता था, मगर वह तो शादी की रात ही अपने किसी आशिक के साथ भाग गई। ये सुनते ही धर्मेंद्र चौधरी का हाथ सीधा अपने सीने पर चला गया और सरोज जी की आंखें हैरानी से फैल गई। वह कांपती आवाज में बोली, ये क्या कह रहे हैं बेटा, मेरी बेटी के बारे में ऐसा मत कहो। हमने तो उसे पूरा मान सम्मान के साथ तुम्हारे साथ विदा किया था। मगर अभिमन्यु ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। ऊंची आवाज में आराध्या के चरित्र पर कीचड़ उछालता हुआ वहां से निकल गया। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि बूढ़े माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो चुके थे और देखते देखते पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि आराध्या शादी की रात ही किसी के साथ भाग गई। यह सुनकर धर्मेंद्र चौधरी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने गुस्से में आकर सरोज जी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और चिल्लाते हुए बोले, यही थी तुम्हारी परवरिश। मैं तो दिन भर गांव वालों के फैसले करता रहा, उनकी समस्याएं सुनता रहा
और तुम घर पर यही कर रही थी। आज तुम्हारी बेटी ने मेरी नाक कटवा दी। ये सुनते ही सरोज जी वहां जमीन पर बैठ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और क्या नहीं। उनके दिल में बस एक ही सवाल था, आखिर उनकी बेटी गई तो गई कहाँ। उनका मन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि आराध्या किसी लड़के के साथ भाग सकती है। मगर धर्मेंद्र चौधरी गुस्से में कह रहे थे, अगर वह लड़की अब इस गांव में दोबारा नजर आई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। उधर अभिमन्यु जब शहर लौटा तो बड़े घमंडी अंदाज में अपनी माँ से बोला, मोम, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। आज आपका बदला पूरा हो गया। पूरे गांव के सामने उस चौधरी की नाक कट गई। अब वह किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। ये सुनते ही सविता जी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, आज मेरी बहन की आत्मा को सुकून मिला होगा, उसके दिल को ठंडक पहुंची होगी। धर्मेंद्र चौधरी ने जो जख्म उसे दिए थे, आज यकीनन उन जख्मों पर मरहम लग गया होगा। कुछ देर तक अभिमन्यु अपनी माँ सविता जी के साथ बैठा रहा, लेकिन फिर थका हुआ सा अपने कमरे में चला गया। उसने सोने के लिए आंखें बंद की थी, मगर जैसे ही पलकों को सुकून देना चाहता, उसके सामने बार बार दुल्हन के जोड़े में सजी आराध्या का चेहरा उभर आता। नींद उसकी आंखों से जैसे कोसों दूर जा चुकी थी। 3 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था। वह बिस्तर पर बस करवटें ही बदलता जा रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। बार बार यही ख्याल उसे परेशान कर रहा था कि अगर आराध्या अपने घर नहीं गई तो आखिर वह गई कहाँ होगी। उसे यकीन था कि शायद उसने उनकी बात सुन ली थी और उसी डर में वहां से भाग गई थी। मगर अगर वह सच में भागी भी थी तो कहाँ गई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह किसी गलत इंसान के हाथों में पड़ गई हो। ये सोचकर उसका दिल घबराने लगता। लेकिन अगले ही पल जब उसकी माँ की नफरत और तिरस्कार से भरी बातें उसे याद आती तो वह खुद को समझाने लगता कि आखिर उसे फर्क ही क्यों पड़ना चाहिए। वह खुद से कहता कि वह कौन सी उसकी मनपसंद पत्नी थी। उसने तो उससे शादी सिर्फ बदला लेने के लिए की थी। फिर चाहे वह कहीं भी जाए या उसके साथ कुछ भी हो, उससे इससे क्या लेना देना। ये सोचकर वह दोबारा आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। इसी तरह कई दिन गुजर गए और इन दिनों में सविता जी ने भूलकर भी आराध्या का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाया, बल्कि उनके दिल में अपने बेटे के लिए मोहब्बत जैसे पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। दरअसल सविता जी की एक छोटी बहन थी माधुरी, जिससे वह बेहद प्यार करती थी, बिल्कुल अपनी सगी औलाद की तरह। माता पिता के गुजर जाने के बाद माधुरी सविता जी के साथ ही रहने लगी थी। उसी दौरान चौधरी खानदान से उनका रिश्ता बहुत अच्छा हो गया था। धर्मेंद्र चौधरी के माता पिता और सविता जी के माता पिता एक दूसरे से ऐसे मिलते जुलते थे जैसे सगे भाई हों। हालांकि रिश्ता सिर्फ दोस्ती का था, मगर अपनापन बहुत गहरा था। इसी दौरान माधुरी का दिल धर्मेंद्र चौधरी पर आ गया था और वह चुपचाप उनसे मोहब्बत करने लगी थी। बातों बातों में दोनों परिवारों ने सोचा कि क्यों ना इस रिश्ते को शादी में बदल दिया जाए और धर्मेंद्र चौधरी और माधुरी का रिश्ता पक्का कर दिया गया। मगर जब धर्मेंद्र को ये बात पता चली तो वह बुरी तरह भड़क उठा। दरअसल वह तो सरोज से प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि वह माधुरी से शादी नहीं करेगा। यहाँ तक कि उसने माधुरी के बारे में कई कड़वी बातें भी कह दी कि वह बेहद बेपरवाह लड़की है। कभी कुएं के पास खड़ी मिलती है तो कभी खेतों में गन्ने तोड़ती फिरती है और गांव के लड़के उसे देखते रहते हैं। उसने यहाँ तक कह दिया कि वह ऐसी लड़की से शादी करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। धर्मेंद्र की ये बात सुनकर माधुरी का दिल पूरी तरह से टूट गया, मगर धर्मेंद्र अपने फैसले पर अड़ा रहा और कहता रहा कि वह शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ सरोज से। लेकिन दोनों परिवार अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए घर वालों ने जबरदस्ती शादी की तारीख तय कर दी। मगर शादी के दिन धर्मेंद्र घर ही नहीं आया। माधुरी दुल्हन बनकर घंटों उसका इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं लौटा। पूरे गांव के सामने माधुरी की बेइज्जती हो गई और उसका दिल इस कदर टूट गया कि उसने अपनी जान ही ले ली। उस दिन सविता जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह धर्मेंद्र चौधरी पर चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी कि वही उनकी बहन का कातिल है, उसी की वजह से माधुरी ने अपनी जान दी है। मगर धर्मेंद्र ने ठंडे लहजे में यही कहा कि उसने पहले ही बता दिया था कि वह माधुरी से शादी नहीं करना चाहता। अगर लोग जबरदस्ती करेंगे तो अंजाम कुछ ऐसा ही होगा। उसी दिन से सविता जी के दिल में धर्मेंद्र चौधरी के लिए नफरत और बदले की आग जलने लगी थी।
बरसों तक वह इस दर्द को अपने दिल में दबाए ही रही। आखिरकार जब किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि धर्मेंद्र चौधरी की बेटी आराध्या उनकी बहू बनकर उनके घर आ गई, तो उन्होंने उसी बहाने अपनी बहन की मौत का बदला लेने की ठान ली। आराध्या को बहू बनाकर उससे तलाक दिलवाना और पूरे गांव के सामने धर्मेंद्र चौधरी की इज्जत मिट्टी में मिलाना सविता जी के लिए अपनी बहन की आत्मा को सुकून देने जैसा था। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उधर सविता जी अपने बेटे के लिए दोबारा नई लड़कियां देखने लगी, मगर अभिमन्यु का दिल अब कहीं और ही उलझ चुका था। वह बार बार आराध्या की यादों में खो जाता। उसे खुद हैरानी होती कि वह लड़की सिर्फ एक रात के लिए उसकी जिंदगी में आई थी, लेकिन उसी एक रात में उसने उसके दिल के अंदर एक अजीब सी जगह बना ली थी। उसे याद आता कि कैसे उसने अपनी माँ की नफरत के असर में आकर उस मासूम लड़की के साथ कितनी सख्ती की थी। जब वह दर्द से तड़प रही थी तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, तब भी उसने रहम नहीं किया था। अब जब वह सब याद आता तो उसका जमीर जैसे उसे धिक्कारता और वह खुद को दोषी महसूस करने लगता। कई बार उसने उससे ढूंढने की कोशिश की, यहाँ तक कि गांव में भी अपने लोगों को भेजकर पता करवाया कि क्या आराध्या वापस अपने घर लौटी है, मगर हर बार यही खबर मिलती कि धर्मेंद्र चौधरी ने साफ कह दिया कि अगर उनकी बेटी उन्हें गांव में कहीं दिखाई दे गई तो वह उसे अपने हाथों से मार डालेंगे। ये सुनकर अभिमन्यु गहरी सांस लेकर रह जाता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि आराध्या की यादें उसके दिल में मोहब्बत बनकर बसती जा रही हैं। रातों को उसे नींद नहीं आती थी, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे थे और उसकी ये हालत देखकर सविता जी भी परेशान रहने लगी थी। वह उससे बार बार पूछती कि आखिर उसे क्या हो गया है, क्या कारोबार में कोई नुकसान हो गया है, मगर अभिमन्यु चाहकर भी अपनी माँ को ये नहीं बता पाता था कि उसके दिल में कैसी आग लग गई है। देखते ही देखते 6 महीने गुजर चुके थे। एक दिन अचानक अभिमन्यु को गांव से खबर मिली कि साहब जी गोदाम में आग लग गई है, जल्दी आइए। ये सुनते ही वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। बिना अपनी माँ को कुछ बताए उसने गाड़ी की चाबी उठाई और जल्दबाजी में गांव के लिए निकल पड़ा और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए गांव पहुंच गया। उसे गांव पहुंचकर पता चला कि गोदाम में काम करने वाले एक नौकरदेव वहीं बैठकर सिगरेट पी थी और बुझाए बिना ही उसे फेंक कर बाहर चला गया था, जिससे अनाज के बीच आग भड़क उठी थी। आग इतनी तेज थी कि उसकी लपटें आसमान को छू रही थी। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, मगर गांव के कच्चे रास्तों की वजह से उन्हें गोदाम तक पहुंचने में काफी देर लग गई। जब तक आग बुझाई गई तब तक अभिमन्यु का काफी नुकसान हो चुका था। सुबह की हल्की लाली आसमान में फैलने लगी थी। तभी गोदाम के पास से उसे भोला राम काका की कड़क आवाज सुनाई दी, जो वहां काम करने वालों को डांट रहे थे। अरे तेरा नाटक खत्म नहीं होता क्या? जाकर गोदाम की सफाई कर, अनाज की बोरियां उठाकर बाहर रख, जो सही है उसे अलग कर और जो जल चुका है उसे दूसरी तरफ फेंक। भोला राम जिस रूखे अंदाज में बोल रहा था, अभिमन्यु ने पलटकर उस दिशा में देखा। वहां एक लड़की बड़ी सी चादर में अपना चेहरा छुपाए बैठी थी। ये देखकर अभिमन्यु के माथे पर बल पड़ गए। उसने भोला राम से सख्त लहजे में कहा, मैंने तुम्हें साफ कहा था ना, यहाँ कोई औरत काम नहीं करेगी, सिर्फ मर्दों को ही रखोगे। ये सुनकर भोला राम सफाई देते हुए बोला, साहब जी मैंने तो इसे बहुत समझाया था कि यहाँ काम नहीं है, मगर ये मानती ही नहीं। कहती थी कि मुझे काम दे दो, मेरा कोई सहारा नहीं है, ऊपर से ये माँ बनने वाली है। जब देखो एक कोने में पड़ी रहती है, बुखार में तपती रहती है, काम भी ढंग से नहीं कर पाती, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने चली आई है। उसकी ये बात सुनते ही अभिमन्यु ने गुस्से में उसे झिड़क दिया, शट अप, तुम्हें बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। तब तक वह लड़की उठ चुकी थी और बाकी नौकरों के साथ मिलकर गोदाम की सफाई करने लगी थी, मगर अभिमन्यु की नजरें बार बार उसी पर टिक जा रही थी, क्योंकि उसने अब तक अपना चेहरा ढक रखा था। थोड़ी देर बाद जब अभिमन्यु गोदाम के अंदर का हाल देखने गया तो अचानक वही लड़की जोर जोर से खांसते हुए उसके सामने आ गई। धुएं और राख से भरे उस माहौल में उसकी सांसें उखड़ने लगी थी और वह पानी मांग रही थी। अभिमन्यु ने तुरंत उसका बाजू पकड़कर उसे बाहर लाना चाहा, मगर बाहर आते आते वह बेहोश हो गई। भोला राम काका घबराकर बोले, साहब जी इसे छोड़िए, हाथ मत लगाइए, मैं अपनी पत्नी को बुलाता हूँ, वह इसे यहाँ से
हकीम के पास ले जाएगी। मगर उसी पल लड़की के चेहरे से चादर खिसक गई और अभिमन्यु जैसे पत्थर का हो गया। कुछ पल तक वह बस उस चेहरे को देखता रह गया। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी आराध्या थी। मगर उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे पहचानना मुश्किल था। वह पहले वाली खूबसूरत और मासूम आराध्या कहीं खो चुकी थी। अभिमन्यु ने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बिना देर किए गाड़ी में डालकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। आराध्या अपने पेट पर हाथ रखे दर्द से करा रही थी और अभिमन्यु के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद नर्स ने अभिमन्यु से पूछा, ये लड़की आपकी क्या लगती है? अभिमन्यु ने धीमी आवाज में कहा, ये मेरी पत्नी है। ये सुनकर नर्स की आंखें हैरानी से फैल गई। वह बोली, सच कह रहे हैं आप? ये तो कहीं से भी आपकी बीवी नहीं लगती। मगर अभिमन्यु ने उसे ऐसी सख्त नजरों से देखा कि वह चुप हो गई और कागजों पर उसका नाम लिखने लगी। डॉक्टरों ने उसके कई टेस्ट किए। हर रिपोर्ट में कोई ना कोई समस्या सामने आई। डॉक्टर ने गंभीर लहजे में कहा, आपकी पत्नी बहुत ज्यादा कमजोर है और इस हालत में भी काम कर रही है। इनका बच्चा भी पहले से कमजोर है और अब उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। अभिमन्यु ने किसी तरह बहाना बनाकर डॉक्टर को जवाब दिया। कुछ देर बाद आराध्या को होश आ गया। जब उसने आंखें खोली तो खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। जैसे ही अभिमन्यु उसकी तरफ बढ़ा, उसे देखते ही आराध्या घबरा गई और तुरंत उठकर जाने लगी। उसने गुस्से में अपनी कलाई से ड्रिप की सुई खींच दी। खून बहने लगा मगर अभिमन्यु ने तुरंत उसे पकड़ लिया। आराध्या कांपती आवाज में चिल्लाई, मुझसे दूर रहिए। यहाँ क्यों आए हैं आप? जाइए यहाँ से। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। आप मुझे तलाक देने आए हैं ना? आप मुझे बदनाम करना चाहते थे, मेरे बाप से बदला लेना चाहते थे। ले लिया ना बदला। आपने मुझे बर्बाद कर दिया, दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। वह एक ही सांस में सब कुछ कहती जा रही थी। तभी डॉक्टर अंदर आ गई और उसे दोबारा बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया। उसे फिर से बेड पर लिटा दिया गया। अभिमन्यु सिर झुकाए वहीं बैठ गया। उसने इस लड़की को कहां कहां नहीं ढूंढा था, मगर उसे ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह उसी के गोदाम में नौकर बनकर काम कर रही होगी। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा कि उसकी ही बीवी को उसके ही नौकरों के सामने जिल्लत सहनी पड़ी। वे उठकर बाहर गया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। वहां बैठकर उसने गुस्से और पछतावे में खुद को कई थप्पड़ मारे। उसे लग रहा था कि वह कितना बेगैरत पति था जिसने अपनी ही पत्नी के साथ इतना बड़ा जुल्म किया। ये सब उसने अपनी माँ के कहने पर किया था, मगर अब उसे अपने किए पर गहरा पछतावा हो रहा था। उसी पल उसने तय कर लिया कि वह आराध्या को अपने साथ घर ले जाएगा, क्योंकि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। उधर आराध्या उस रात भागकर जैसे तैसे अपने गांव पहुंची थी, मगर वहां तो पहले से ही उसके अपने लोग उसके दुश्मन बने बैठे थे। इसलिए अपना पेट भरने के लिए उसने अपना चेहरा छुपाकर नौकरानी की तरह काम करना शुरू कर दिया था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस गोदाम में वह मजदूरी कर रही है वह गोदाम भी अभिमन्यु का ही है। अभिमन्यु उसके सामने बैठा बेहद पछतावे के साथ बार बार माफी मांग रहा था। उसकी आंखों में सच्चा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह धीमी आवाज में कह रहा था, जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी ना आराध्या, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। भगवान जानता है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हर जगह तुम्हारा पता किया, हर रास्ता छान मारा, क्योंकि उस वक्त तक मुझे समझ आ चुका था कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। लेकिन आराध्या की आंखों में अब भी भरोसा नहीं था। वह कड़वी मुस्कान के साथ बोली, ये सब झूठ है, मुझे आप पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि ये भी आपकी कोई नई चाल है, कोई नया ड्रामा है, तभी तो आप अचानक मेरे पास आ गए हैं। अभिमन्यु ने सिर झुकाकर बहुत नरमी से कहा, नहीं आराध्या, अब कोई साजिश नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरी पत्नी हो और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैंने जो कुछ भी किया था ना, वो सिर्फ पुराने बदले की आग में अंधा होकर किया था, लेकिन अब मुझे अपने किए पर बहुत बहुत पछतावा है। मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें और हमारे बच्चे को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आराध्या के पास सच में अब कोई रास्ता नहीं था। वह ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कहीं नौकरी करके खुद और अपने बच्चे का पेट पाल सके। वह चाहे अपनी जिंदगी जैसे तैसे काट भी लेती, मगर अपने होने वाले बच्चे के लिए उसे हर हाल में सहारा चाहिए था।
इसलिए उसने अपने दिल का दर्द अंदर ही अंदर दबा लिया, जैसे खून के घुट पी रही हो, और आखिरकार अभिमन्यु की बात मान ली। अभिमन्यु उसे अपने साथ घर ले आया। जैसे ही सविता जी की नजर आराध्या पर पड़ी, उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह भड़क कर कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अभिमन्यु ने सख्त आवाज में कहा, मोम, ये मेरी पत्नी है और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये इसी घर में रहेगी। आपकी बातों में आकर मैंने पहले ही इसके साथ बहुत जुल्म किया है, मगर अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। प्लीज मोम, मौसी और धर्मेंद्र अंकल ने जो भी किया था उसका फैसला भगवान पर छोड़ दीजिए, मगर मुझे मेरी पत्नी और मेरे बच्चे से दूर मत कीजिए। सविता जी नफरत से बोली, कौन जाने ये बच्चा तुम्हारा है भी या नहीं। ये सुनते ही अभिमन्यु पहली बार अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज में बोल पड़ा, बस मोम, इससे ज्यादा एक शब्द भी मत कहिए। अगर आपने आराध्या या मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी गलत कहा तो शायद मुझे आपसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ना पड़े। ये मेरा बच्चा है और ये मेरी पत्नी है। अब इनके साथ कोई जुल्म नहीं होगा। अभिमन्यु को अपने लिए इस तरह खड़े होते देख आराध्या हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वही इंसान जिसने कभी उसके साथ इतना अन्याय किया था, आज उसी के लिए सबके सामने खड़ा है। वह अक्सर रातों को रो रो कर भगवान से दुआ करती थी कि उसकी जिंदगी में भी कभी खुशियां आए, और शायद आज उसकी वही दुआ कबूल हो चुकी थी। अब अभिमन्यु उसका पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगा। उसकी हर छोटी छोटी जरूरत का ध्यान रखता, दवाइयां समय पर देता, आराम करने को कहता और हर पल उसके पास रहने की कोशिश करता। कई बार तो वह रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर कहता, आराध्या, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। आराध्या अक्सर चुप रह जाती, मगर जब उसने बार बार अपने पति को झुकते, गिड़गिड़ाते और सच्चे दिल से पछताते देखा तो उसका पत्थर बना दिल भी धीरे धीरे पिघलने लगा। आखिरकार उसने बदले हुए अभिमन्यु को देखकर उसे माफ कर दिया। अब जब भी अभिमन्यु काम से घर लौटता तो बच्चों की तरह उसे अपनी बाहों में भर लेता, उसके बालों में प्यार से हाथ फेरता, जैसे वह कोई बेहद कीमती शहजादी हो। धीरे धीरे आराध्या के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत जागने लगी। समय बीतता गया और फिर वह दिन भी आ गया जब आराध्या ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अपने बेटे को गोद में लेकर आराध्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस नन्हे से बच्चे ने जैसे पूरे घर का माहौल ही बदल दिया। यहाँ तक कि सविता जी भी अपने पोते से दूर नहीं रह पाई। धीरे धीरे उनके दिल की कठोरता भी कम होने लगी। कुछ समय बाद अभिमन्यु अपने बेटे को गोद में लेकर आराध्या के साथ धर्मेंद्र चौधरी के घर गया। वहां पहुंचकर उसने बच्चे को उनके हाथों में देते हुए सिर झुकाकर सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि आप जो सजा देना चाहें मुझे दीजिए, गलती मेरी थी, मेरी वजह से आपकी बेटी को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी और गांव में आपकी बदनामी भी हुई, मगर मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आपकी बेटी बिल्कुल बेगुनाह है, वह एकदम पवित्र है। ये सुनकर धर्मेंद्र जी को बहुत गुस्सा आया, मगर साथ ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी ही बेटी पर भरोसा नहीं किया था। धीरे धीरे समय के साथ सारी कड़वाहट और रंजिशें मिटने लगी और रिश्तों में फिर से मिठास लौट आई। आराध्या अब अभिमन्यु के साथ खुश थी, मगर कभी कभी जब उसे अतीत की वो दर्दनाक यादें याद आती, अभिमन्यु और उसकी माँ का दिल हुआ वह भयानक बदला। तो उसका दिल अब भी कांप उठता था, लेकिन जिंदगी का नाम ही आगे बढ़ते रहना है, इसलिए उसने सब कुछ पीछे छोड़कर नई शुरुआत कर ली। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आराध्या ने अभिमन्यु को माफ करके सही किया या उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए था? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कहानी को लेकर आपका क्या कहना है ये भी जरूर लिखिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।